कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindvyugm.com। हिंद युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में। निदा जी, आप हिंद युग्म जो नेट पे काफी सक्रिय है हिंदी को लेकर के, आप फिलहाल उसके साथ हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके कई चाहने वाले हैं जो नेट पर आपको पढ़ते हैं और जो आपसे मिल नहीं सकते, उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल लिख भेजे। हम चाहेंगे कि आप उनकी जिज्ञासा थोड़ी शांत करें। एक सवाल आया है मुट्ठीगंज इलाहाबाद से वीनस केसरी का। वो बिजनेसमैन है और उन्होंने 2 सवाल दागे आपसे कि भाई निदा फाजली जी, कृपया गजल लेखन विधि की पुस्तक के बारे में बताइए जिसमें सटीक, सही व विस्तृत जानकारी हो तथा जिसमें बाहर से संबंधित जानकारी के सभी पहलुओं को समेटा गया हो। उन्होंने ये भी पूछा है कि मैं इलाहाबाद में रहता हूं, मुझे 5 तारीख को अखबार से पता चला कि आप 4 तारीख को इलाहाबाद में थे। क्या आप कोई संस्था का नाम सुझा सकते हैं जो इलाहाबाद में हो और जिससे जुड़कर मुझे मुशायरों की पहले से जानकारी हो सके, जिससे मैं भी मुशायरे में शिरकत कर सकूं? ये तो स्थानीय जो संस्थाएं हैं जो आयोजन करती हैं ऐसे प्रोग्राम का जी, उन्हीं से इत्तला मिलेगी। जिस आयोजन की वो बात कर रहे हैं इलाहाबाद की, वो संस्कृति विभाग का आयोजित प्रोग्राम था और क्योंकि वो उनका अपना प्रोग्राम था तो उन्होंने शहर में भी इसका प्रचार नहीं किया। उन्हीं के स्टाफ या उन्हीं से के संबंधी लोग उसमें शामिल हुए थे। एक पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि गजल लेखन की विधि के लिए अगर कुछ उपलब्ध हो तो उनको बताएं। गजल लेखन के संबंध में बहुत सी अनेकों पुस्तकें हैं, लेकिन वो ग्रामर है और कविता ग्रामर के अधीन नहीं होती। भारतीय इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसे कबीरदास कहते हैं। उसे साहित्य के पारखियों ने और पंडितों ने कभी साहित्यकार नहीं माना, लेकिन पंडितों और ग्रामर के जानकारों की बात को जनता ने नकार दिया। तो कविता का सही पारक जो है वो आम आदमी है, वो आम जनता है। 600 साल के बाद भी अमीर खुसरो के दोहे, पंक्तियां जो हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई है वो कंठस्थ है, सीना बसीना चलती हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। ये खुसरो की पंक्तियां 600 साल पहले की थी। और कबीर साहब की हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। ये सिकंदर लोधी के पीरियड में कबीरदास की गजल की पंक्तियां हैं। तो पुस्तक से गजल की ग्रामर तो आ जाती है, गजल लेखन नहीं आता। गजल लेखन के लिए स्वयं का अनुभव, स्वयं का तजुर्बा, स्वयं का एक्सपीरियंस, स्वयं का अध्ययन ही काम आता है। निदा जी, आप अनुभव की बात कर रहे हैं और अगला सवाल भी उसी से जुड़ा है। आपके अनुभवों पर आधारित एक आपकी आत्मकथाएं आई थी। तो बेंगलोर से सौरभ श्रीवास्तव पूछते हैं कि निदा साहब, अपनी आत्मकथा दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर में आपने ग्वालियर के घर के नीम और इमली का पेड़ और मुंबई की बिल्डिंग के कंपाउंड में रहने वाले बूढ़े पीपल के पेड़ का बेहद करीब से जिक्र किया है। ऐसा जान पड़ता है जैसे आपने इन पेड़ों से बातें की हों और इन पे रहने वाले परिंदों की फीलिंग से आपने अपने आप को जोड़ा है। ये सवाल पूछते हैं कि अपने आसपास की चीजों को इतने गौर से आपने अपने आप को और अपनी संवेदना को जोड़ने का पता आपको कब चला? कब से आपने उनको लफ्जों में उकेरना शुरू किया?
अपने गम की आंख से देखी हुई दुनिया अपनी दुनिया लगती है। जिस नीम ऑफ पीपल का वो जिक्र कर रहे हैं वो मेरे छोड़े हुए शहर ग्वालियर में मेरे घर के सामने थे। वो पीपल और नीम पूरे मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग थे। वो मुझे छोड़ने स्टेशन तक ही नहीं आए बल्कि बम्बई में मेरे साथ घूमते फिरते थे और मैं उन अंदर के नीम और पीपल को समंदरों और नारियल के नगर में ढूंढता रहा कि कहीं नीम और पीपल मिल जाए, लेकिन समंदर और नारियल के पेड़ों के नगर में पीपल और नीम नहीं मिला। फिर मैंने समझौता करना शुरू कर दिया नारियल के उन पेड़ों के साथ जिनकी लंबाई तो होती है लेकिन छाया नहीं होती, समंदर के उस पानी के साथ जो बहता हुआ नजर तो आता है लेकिन पिया नहीं जा सकता। और यही विरोधाभास मेरे छोड़े हुए शहर और मेरे आज के शहर मुंबई का विरोधाभास है, जिससे समझौता करना मेरी कविता, मेरी गद्य और मेरी लेखन है। जी निदा जी, एक और सवाल है। इरशाद अली हैं, ये मीरठ से पूछते हैं कि निदा भाई, इरशाद बोल रहा हूँ। कौन इरशाद? वही जिसने आपके लिए खूबसूरत किताब चेहरे के नाम से बनाई है। आपके पास उसकी एक डमी कॉपी भी बनाकर भेजी थी। काले कलर का उसका कवर है जिस पर आपकी तस्वीर है। किताब के शुरू में आप मेरा नाम बतौर डिजाइनर देखकर समझ सकते हैं। अब बात यह है कि पॉपुलर मेरठी जी ने भी कई बार कृष्णा प्रकाशन वालों से कहा कि वो इस किताब को छाप दे। चूंकि वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसे छाप भी नहीं पा रहे हैं। तो ये आपकी इजाजत चाह रहे हैं कि वो, अगर आप कहें तो मैं इस किताब को केवल 15 दिनों में किसी दूसरे प्रकाशन से प्रकाशित करा सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद चेहरे कम से कम 20 बार पढ़ी होगी और आपने इतनी तफसील से उनके निजी पहलुओं पर रोशनी डाली है जो पुराने शायर हैं। इस तरह की किताब का जल्दी बाजार में आना बेहद जरूरी है। आप मुझसे जब चाहे संपर्क कर सकते हैं, चाहे पॉपुलर मेरठी जी के द्वारा या मेरे ईमेल पर। वो अगर छापना चाहते हैं या छपवाना चाहते हैं तो मेरी पूरी आज्ञा है। मेरा फैक्स नंबर है घर का 02226364139। मुझसे संपर्क कर लें, मैं उन्हें पूरी अनुमति लेटर या लिखित रूप में या मौखिक रूप में दे दूंगा। जी नेता जी, एक हिंद युग पे सारी विधाओं, साहित्य की जितनी विधाएं हैं उस पर काम चलता है। तो एक मनु बेतखल्लुस हैं जो हिंद युग के कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने लिखा कि निदा साहब को नमस्कार। सवाल आप तक पहुंचे या ना पहुंचे कोई गम नहीं है, पर यह दरखास्त आप तक जरूर पहुंच जाए और आपका जवाब मिल जाए तो सुकून हासिल हो। इससे पहले हिंद युग पर छपी आपकी नज्म 5 साल का मेरा चांद पर आपके किसी गुमनाम चाहने वाले से कुछ बहस सी हो गई और कुछ देर बाद एहसास हुआ कि आपका वो आशिक भी अपनी जगह ठीक ही था। हाँ, इजहार मोहब्बत का अपना अपना अंदाज होता है। सवाल अगर आप तक पहुंच जाए तो ये है कि अगर अपनी गजल को काट काट कर नाप तौल कर देखने में तकलीफ होती हो तो और क्या पैमाना है उसको ज्यादा से ज्यादा हंसी बनाने का। काट काट से मेरा मतलब है मात्रा की गिनती करना या कागज पर टुकड़ों में लिखना। जाने क्यों ये दोनों ही काम पसंद नहीं है। कम से कम अपने लिखे को तो मैं ज्यादा शुद्ध बनाने के लिए पोस्टमार्टम जैसे इस तरीके से गुरेज करता हूँ। अगर मुझे राह दिखा दें तो मेहरबानी। मैं उनका प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका, एक बात। दूसरी बात ये कि आज वर्ल्ड में जो विभिन्न भाषाएं हैं जिनमें कविताएं लिखी जा रही हैं, वो कविताएं प्रोज ऑर्डर में लिखी जा रही हैं। कविता बहुत टाइम पहले छंद से, तुकों से, मीटर से मुक्त हो चुकी है। जी। अब बात कही जाती है, बात कहने का अंदाज देखा जाता है, बात सुनने वाले तक पहुंचती है या नहीं इस पर ध्यान दिया जाता है। ये गैर जरूरी जो आभूषण हैं जैसे स्त्री को पहनाए जाते हैं, पायल, बुंदे, चूड़ियां, कंगन,
इनकी जरूरत नहीं है लेखन के लिए। और कबीर ने अपने कविता में भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। जी, एक लावण्य है, स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शर्मा की पुत्री हैं। उन्होंने आपसे पूछा है कि निदा साहब नमस्ते, मैं स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शर्मा की पुत्री लावण्या आपसे आपको कौन सा गीत या गजल सबसे ज्यादा पसंद है ये पूछना चाहती हूँ और क्यों, इसका कारण भी बताएं। इन्होंने आपको 2009 के नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। मैं आपके पिताजी का प्रशंसक हूँ, उनकी कविताओं का विद्यार्थी रहा हूँ। किसी माँ से कभी ये पूछने की गलती नहीं कीजिए कि उसके बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है। जी। रचनाकार भी माँ के समान अपनी रचनाओं से प्यार करता है, लेकिन रचना कागज पे आने के बाद रचनाकार से अपना संबंध तोड़ लेती है और वो टूटा हुआ संबंध पढ़ने वालों से जोड़ती है। तो पढ़ने वालों की राय कविता की अच्छाई और बुराई का फैसला कर सकती है। लेकिन कुछ तो याद होगा आपको कि किन रचनाओं पे सबसे ज्यादा मतलब नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगे। एक्चुअली क्या है कि न्यू क्रिटिसिज्म इन द वर्ल्ड में ये अनाउंस किया गया है कि ऑथर इज डेड। कागज पर लिखे हुए जो शब्द हैं उसके स्तर पर मेरा रिश्ता गालिब से या निराला से या कबीर से है। गालिब शराब पीते थे, बीवी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखते थे, जुआ खेलते थे और जुआ खेल के पकड़े गए थे। ये गालिब के जीवन के अपने खेल थे। लेकिन गालिब जब कागज पे आते हैं तो कागज पर मैं गालिब से मिलता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि उनके अंदर इंसानी कमजोरियां कितनी थी। अच्छा, मैं जब छोटा था, अभी भी छोटा ही हूँ आपका तो एक आपका वो शेर बड़ा पसंद था कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को ऐसी नादानी दे मौला। ये इसके बारे में कुछ बताएं, मतलब ये 2 और 2 का जोड़ जो है 5 लिखने का सलीका कहाँ से आया? लैंग्वेज अलग अलग होती है। एक साइंस की लैंग्वेज होती है जी। एक कानून की लैंग्वेज होती है, एक कॉमर्स की लैंग्वेज होती है और उसी के साथ एक पोइट्री की लैंग्वेज होती है। जी बिल्कुल। पोइट्री की लैंग्वेज जो है वो कानून की लैंग्वेज, कॉमर्स की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होती है। जी बिल्कुल। कानून की लैंग्वेज, कॉमर्स की लैंग्वेज में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन साहित्य में साहित्य की अपनी लॉजिक होती है। उसमें 2 और 2 कभी 5 होते हैं, कभी 2 और 2 7 होते हैं। और तर्क से संसार को समझा नहीं जा सकता। सूरदास की राधा कहती है कि ऊधो मन नाही 10 20, एक हतो तो गयो श्याम संग को आरा देईस। तो ये कविता जो है वो आपके अंतर मन की बाहरी अभिव्यक्ति होती है, उसकी अपनी लॉजिक होती है। इसी से जुड़ा एक सवाल अरुण अद्भुत ने पूछा, लेक्चरर हैं वो। उन्होंने पूछा कि निदा जी, आपकी शायरी पढ़कर ऐसा लगता है कि आपने जीवन का सच ही नहीं जीने का सलीका लिख दिया हो। आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको इतने अद्भुत लेखन के लिए प्रेरित करती है? वही जुड़ा हुआ सवाल। एक और सवाल इसी से कि जो आपने वो काव्य की भाषा की बात की, इतनी सहजता से कैसे लिखते हैं? आपकी वो नटनी फुकनी जैसी माँ और वो थकी दोपहरी जैसी माँ पे इतना सारा लिखा गया, लेकिन मुझे सबसे पसंद यही आती है। हर भाषा के 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है कुर्सी पे बैठकर हुक्म चलाता है, दूसरा रूप होता है जो बाजार में पत्थर उठाता है, पसीना बहाता है और उससे रोटी कमाता है। मैंने जो भाषा
अपनी कविताओं के लिए चुनी या अपने गद्य के लिए चुनी, वो भाषा सड़क पे चलती फिरती भाषा है। और मुझे लगता है कि जब भाषा शेरवानी पहन लेती है या चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा लेती है या सर पर चुटिया उगा लेती है तो भाषा कमजोर हो जाती है। मैं उस भाषा से रिश्ता जोड़ता हूँ जो अपने पैरों से अपना रास्ता नापती है, और उसको भाषा को मैं जन भाषा कहता हूँ, जिसमें हिंदी और उर्दू का विवाद नहीं है। अनुराग शर्मा पूछते हैं कि बताते हैं कि आप बहुत रुचिकर काव्य लिख रहे हैं और आपकी सोच भी जन जन को जोड़ने और आगे बढ़ाने वाली है। आजकल हिंदी काव्य के दो नए रूप देखने को मिल रहे हैं। एक में तो जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ कर बिठाए गए अरबी फारसी शब्दों के साथ गजल के नियमों पर तो पूरा जोर है, पर न उसमें से भाव की गहराई और न सहजता है। गजलकार गजल में आत्मा डालने के बजाय फलाइतून आदि पर ही अपनी आत्मा लगा देता है। दूसरे रूप में कवि काव्य के साथ साथ छंद के नियमों के भी पूर्ण विरक्त है। इस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि अखबार की कतरनों में से सबसे अवसादकारी शब्दों को बेतरतीब चुनकर एक घटिया शिकायत लिखी गई है। तो क्या जगह जगह छपकर और पुरस्कार पाकर ऐसे कवि और इनके पुरस्कार देने वाले काव्य विशेषज्ञ हिंदी काव्य की हत्या नहीं कर रहे? यदि हाँ, तो सहज रुचिकर काव्य को कैसे बचाया जा सकता है? आपकी सलाह और अनुभव। देखिए, कविता हो, नगर हो या देश हो, जी। उसका कोई एक चेहरा नहीं होता। एक पाकिस्तान है, उसमें कई पाकिस्तान हैं। एक आर्मी का पाकिस्तान है, एक आईएसआई का पाकिस्तान है, एक डेमोक्रेसी का पाकिस्तान है, एक तालिबान का पाकिस्तान है, एक आतंकवाद का पाकिस्तान है, एक पंजाबी का पाकिस्तान है, एक सिंधी का पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। इसी तरह हिंदुस्तान में भी है, एक हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान है। इसी तरह बम्बई है, एक बम्बई में कई बम्बईयाँ रहती हैं। जेब कतरों की बम्बई, गैंगस्टर की बम्बई, 5 स्टार की बम्बई, निदा की बम्बई, छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर चढ़ने और उतरने लोकल में वालों की बम्बई, झोपड़पट्टी में रहने वालों की बम्बई, आपके घर में काम करने वालियों की बम्बई। तो इसी तरह से कविता भी कई रूपों की होती है। हिंदी कविता अज्ञेय है, जो ड्राइंग रूम से ड्राइंग रूम तक संवाद करती है। नागार्जुन की कविता है जो ड्राइंग रूम से बाहर आकर खेतों और खलिहानों में घूमती है। धूमिल की कविता है जो संसद से सड़क तक जाती है का रिश्ता बनाती है। इसी तरह से शायरी है जो जिस तरह से एक आलोचक है अमिताभ दलित साहित्य के, जी जी जी, उन्होंने कहा है कि हर लेखक का समाज का जो वर्ग है वो उसके लेखन से जागता है। आपका व्यक्तिगत रिश्ता जिस स्तर पर समाज से स्थापित होता है वो ही आपके लेखन में नजर आता है। तो फिराक साहब एक बात कहते थे कि शब्दों को ऊपर से सजाने के बजाय जरूरी यह है कि आदमी अपनी शख्सियत को अंदर से सजा ले, शब्द बाहर आकर खुद सजीले नजर आएंगे। तो निदा की कविता कहाँ तक जाती है? यानी ये पर्सनल क्वेश्चन है, मैं इस पर बात करने नहीं चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि माई ड्यूटी इज टू राइट आफ्टर आई हैव रिटन the relation of my poetry or my creation establishes with the readers. उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। I always value, respect the opinions of the readers or the listeners. जी बिल्कुल, इसीलिए शायद आपको इतनी इज्जत मिलती भी है, क्योंकि पाठकों की। विनय प्रजापति इंजीनियर हैं, उन्होंने पूछा आपसे कि फिल्म जगत में एक गीतकार बनने के लिए क्या करना होता है, जैसे शिक्षा या अन्य किसी प्रकार की ट्रेनिंग, मुझे राह दिखाएं।
देखिए, कुंजड़े को कोई नहीं सिखाता कि भाजी किस तरह से लगाए दुकान में, और इसी तरह से फिल्म राइटिंग एक पेशा है। इसका साहित्य से संबंध है भी और नहीं भी। इसी फिल्म जगत में साहिल लुधियानवी और शैलेंद्र भी थे, और इसी फिल्म जगत में गीतकारों के रूप में वो नाम भी हैं जिनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सिर्फ फर्क इतना है कि दुकान किसकी है और दुकान में माल किस भाव का बिकता है या बेचा जाता है। तो फिल्म राइटिंग जो है इज नॉट ए सीरियस राइटिंग, इट इज आउट एंड आउट कॉमर्शियल राइटिंग। क्योंकि जब लिखा जाता है, जब मैं अपने लिए लिखता हूँ तो शब्दों के चयन के लिए आजाद होता हूँ, उनकी अभिव्यक्ति के अंदाज के लिए आजाद होता हूँ, विषय वस्तु के चयन के लिए आजाद होता हूँ। कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन व्हेन आई एग्री टू राइट फॉर सम फिल्म, तो मुझे डायरेक्टर की बात भी सुनना पड़ती है, कंपोजर की ट्यून का ध्यान भी रखना पड़ता है, और फिल्म को देखने वालों के भाषा ज्ञान को भी नजरों में रखना पड़ता है। इन सारी पाबंदियों से गुजरकर शब्द गीत बनता है। वो गीत जब बाहर आता है तो सुनने वाले फैसला करते हैं कि गीत अच्छा है या बुरा है। यहाँ एक बात इतनी जरूर है कि जो शब्दों की संस्कृति और उसके इतिहास से परिचित होता है, तो वो इन पाबंदियों के बावजूद थोड़ा बहुत अपनी ओर से साहित्यिक रस उसमें डाल देता है या जोड़ देता है। और जो साहित्य में शब्दों के इतिहास और उसकी संस्कृति से परिचित नहीं होते, वो केवल डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कंपोजर को खुश करने के लिए 2 और 2 4 बनाकर लिख देते हैं। राजेश्वरी दिल्ली से पूछते हैं कि निदा जी, सब लोग आपकी तरह की सोच क्यों नहीं रख सकते? आखिर एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, फिर ये बेकार का तेरा मेरा झगड़ा झंझट क्यों? ये बात आदिकाल से चली आ रही है। गुरु नानक ने भी यही कहा था, लेकिन गुरु नानक एक थे। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा था, लेकिन मोहम्मद साहब भी एक थे। ईसा को सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन वो एक थे। हमारे देश में ज्ञान और अज्ञान के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हमारे देश का 3/4 से ज्यादा हिस्सा अज्ञान के अंधेरों में खोया हुआ है। ये अज्ञान का अंधेरा कुर्सी पे बैठने वालों के लिए फायदेमंद है। वो इस अंधियारे को रोशन करना नहीं चाहते। अगर ये अंधियारा रोशन होगा तो वो गालिब की तरह से प्रश्न करेगा, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो पॉलिटिशियंस को सबसे बड़ी परेशानी यूं और क्या होना के प्रश्नों से होती है। इसीलिए वो लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है, उस तरह का आदमी चाहते हैं जो आंखें होते हुए देख नहीं पाता, टांगे होते हुए चल नहीं पाता और सर में भेजा होते हुए सोच नहीं पाता। तो बिना सोच का, बिना चलने वाला और बिना मुंह से बात करने वाला आदमी उनके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए वो आदमी को लक्ष्मण के कॉमन मैन की तरह से बनाए हुए हैं। इसी कॉमन मैन से जुड़ा एक सवाल है। सुशील कुमार छौकर लिखते हैं कि
निदा, वो दौर कब आएगा जब अपना निवाला कोई भूखे को दे जाएगा? हर धर्म ने इसका प्रचार किया है। महात्मा बुद्ध 2650 साल पहले कहते थे कि किसी जानदार को नुकसान नहीं पहुंचाओ। इसका अर्थ है कि 2650 साल पहले जानदार को नुकसान पहुंचाया जाता था। 2008 साल पहले बाइबिल में कहा गया है कि पड़ोसी को परेशान नहीं करो। इसका मतलब है कि 2008 साल पहले भी पड़ोसी को परेशान किया जाता था। और जब बाइबिल और कुरान और मौसेस की तौरात में भगवान ने रचना की संसार की, तो इंसान के साथ उसने शैतान को भी पैदा किया। जब रामायण लिखी गई तो राम के साथ रावण भी है। अब केवल इतनी आजादी है आपको कि आपके अंदर की रामायण में राम भी है और रावण भी है। आप कोशिश ये करें व्यक्तिगत स्तर पर कि आप राम के पक्ष में ज्यादा रहें और अपने अंदर छुपे हुए रावण को लगातार मारने की कोशिश करें, क्योंकि अभी दुनिया में इतनी ईमानदारी जरूर बची है कि करप्ट से करप्ट आदमी भी दिवाली में कभी राम का पुतला नहीं जलाता, हमेशा रावण को ही जलाता है। क्या बात कही है। ये चंद्र वर्मा पूछते हैं आपसे कि उर्दू और हिंदी अदब शहरों से गुम होते जा रहे हैं। हमारी धरोहर और बेशकीमती तारीख आने वाली नस्ल के लिए बेमानी हो गई है। ऐसे में एक शायर की कैफियत और सोच क्या है? हमारे कल्चर के ग्राफ में शब्द का महत्व समाप्त हो गया है। मैंने उनके प्रश्न के उत्तर में एक दोहा लिखा था, वो मैं सुना सकता हूँ कि क्रिकेट नेता एक्टर हर महफिल की शान। क्रिकेट नेता एक्टर हर महफिल की शान, स्कूलों में कैद है गालिब का दीवान। क्या क्या बात है। निदा, अब जब देख रहे हैं कि आप दुनिया तकनीक की तरफ भाग रही है या फिर इंटरनेट जगत पे लोग भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब नई पीढ़ी ये तकनीक पे लड़ी जा सकेगी? हमें ऐसा है कि रूस का कोलैप्स हुआ, जब कोलैप्स नहीं हुआ था तो एक बहुत बड़ा उनका एक ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट था। हमारे देश की तरह वहां भी अनेकों भाषाएं थीं, लेकिन हमारे पास जो किताब आती थी रूस से, तो हम उसमें ये नहीं देखते थे कि ये किस भाषा की थी, किस भाषा का राइटर था। हम उसे रूसी साहित्य समझ के पढ़ते थे। और वो येवतुशेंको हो या मायाकोव्स्की हो या चेखोव हो, उनकी किताबें हमारी मुल्क की तरह से 1000 या 500 नहीं छपती थी, लाखों की संख्या में छपती थी। तो साहित्य और पाठक का जो जुड़ाव था, उस जुड़ाव के बीच में भाषा नहीं आती थी। भाषा तो अलग है और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। उसमें सिनेमा भी आ गया है, उसमें आतंकवाद भी आ गया है, उसमें नृत्य भी आ गया है, उसमें गायन भी आ गया है। कहने का मतलब यह हमारा संसार अब कई हिस्सों में विभाजित हो गया है। जब रामचरितमानस की रचना हो रही थी तो छोटे से गांव में गोसाई तुलसीदास के राम और तुलसीदास के बीच में आडवाणी नहीं थे जी। अब राम और तुलसी के बीच में बहुत सारे आडवाणी शामिल हो गए हैं, और इसीलिए वो राम जो डॉक्टर इकबाल की किताब बांगे दरा में एक पोयम के रूप में आता है, जिसमें इमाम हिंद उसकी उपाधि है, और जो
जीवन के अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब रथ पे बिठाया जाता है तो बच्चों को डराता है, माँओं को रुलाता है, बहनों को सताता है। प्रेमचंद हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि तीर्थ स्थान जाओ। मैं बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलना ही तीर्थ समझता हूँ। तो मतलब मेरा आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है मेरी जिंदगी का, बड़े बड़े शायरों से। तो हम पर भी आशीर्वाद कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। एक सवाल और अभी मैं फोन पे मेरे दोस्त ने किया है, वो जो इंजीनियर है मुंबई से, वो उनका कहना यह है कि करीब 70 और 80 के दशक की जो फिल्मी गजलें हैं वो अभी भी लोगों की जुबान पे हैं, और इस दौरान जो गजलें आई फिल्मों में वो उतनी ज्यादा जुबान पे नहीं चढ़ पाई। तो क्या आप इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं, और अगर रखते हैं तो उस गंभीरता को या उस गरिमा को बचाने के लिए, गजल की गरिमा को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास आवश्यक हैं, और आपकी ओर से क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? मैं सहमत नहीं हूं उनसे, क्योंकि कई फिल्मों में गजल विधा के रूप में मेरे गीत आए हैं जो बहुत पॉपुलर भी हुए हैं। जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, या तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। फिल्म सरफरोश में होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, बहुत ही मशहूर है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ये चंद मिसालें हैं। सवाल यही है कि जिस दिए में जितना तेल होता है उसकी लौ उतनी ही रोशनी देती है। हमें अच्छे लेखक या लेखकों को ज्यादा मौका देना चाहिए, और फिल्म इंडस्ट्री को अपने बंद दरवाजे उनके लिए भी खोलना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर अच्छा लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि साहित्य और पहले पर्दे में जो आज जो दिए हैं उनमें कितना तेल है और कैसा लिख रहे हैं वो? बोथ आर डिफरेंट मीडियम। दोनों पर अगर अलग अलग, साहित्य का मीडियम अलग है, फिल्म का मीडियम अलग है। प्रेमचंद जैसे बड़े कथाकार और फिक्शन राइटर वहां जाकर बम्बई में आए, उन्होंने प्रयास भी किया जमने का, लेकिन जम नहीं पाए। गुलशेर अहमद शानी अपने उपन्यास काला जल को एक सीरियल के रूप में लेकर आए, लेकिन जम नहीं पाए। सवाल ये दोनों की अपनी अपनी ग्रामर होती है। लिखित शब्द को सेलुलाइट का शब्द बनाना, तस्वीर बनाना मुश्किल ही नहीं है, आसान भी हो सकता है अगर आप दोनों मीडियम्स की ग्रामर से परिचित हो। तो आखिर में अपने सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे निदा जी? सुनने वालों को मैं केवल इतना कहूंगा कि जैसी जिसे देखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अपनी अपनी नजर है सबकी, क्या सच है ये जाने दो। एब्सोल्यूट ट्रुथ ही हर विवाद के पीछे खड़ा होता है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ या मुकम्मल सच कहीं नहीं है। सच की खोज ही सच का नाम है। हिंदी से इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। पॉजिटिव सपना छुपा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने एक शेर कहा था कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया। जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया। बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। क्या बात है। एक और मेरे मन में जिज्ञासा थी कि शायरी इश्क से शुरू हुई,
लेकिन आज कोई इश्क या शायरी लिखता है तो ऐसा लगता है कि काफी कुछ घिसा पुटा है, लेकिन इश्क के बाहर की शायरी कम लिखी गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इश्क एक शब्द है और शब्द अपने अंदर छोटा होता है न बड़ा होता है। लेखक की अपनी शख्सियत के हिसाब से शब्द छोटा और बड़ा हो जाता है। अभी हाल में एक फिल्म आई थी सरफरोश, उसमें मैंने एक गजल लिखी थी, उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इश्क। वो जगजीत सिंह साहब ने गाई थी कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। यही इश्क सिकंदर लोदी के पीरियड में कबीर दास ने भी इस्तेमाल किया था। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इश्क का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है वो शायद फिल्मी गीतों में जो इस्तेमाल हो रहा है इश्क, वो कॉन्सेप्ट होगा। वैसे इश्क या कोई भी शब्द अपने अंदर अच्छा, बुरा, छोटा या बड़ा नहीं होता। लेखक ही अच्छा, बुरा, छोटा और बड़ा होता है। आखिरी सवाल एक मैं पूछूंगा। काफी अरसे से हिंदी गजल उर्दू गजल में खूब सुपीरियरिटी की लड़ाई है। आप क्या कहेंगे, क्या हिंदी गजल उर्दू गजल से अलग है या सचमुच कुछ उनमें सुपीरियर इंफीरियर जैसी बात कोई है? आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, हिंदी और उर्दू। इससे मुझे ये एहसास होता है कि प्रश्नकर्ता हमारे अपने देश के इतिहास से परिचित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के पीरियड में जो गजल आई थी वो अरब से चलकर ईरान से गुजरकर गंगा और हिमालय के देश में आई थी। और आप ताज्जुब करेंगे कि हिंदुस्तानी भाषा में उस समय हिंदी और उर्दू का कोई विवाद नहीं था। उस भाषा में अमीर खुसरो सूफी निजामुद्दीन के शिष्य थे। उनकी भाषा ये थी कि गौरी सोई सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ बही चौदेस। वही अमीर खुसरो ने गजल भी पहली कही थी हिंदुस्तानी भाषा में। वो ये थी कि जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। और फिर जब गोलकुंडा जाते हैं अकबर के पीरियड में, वहाँ भाषा का रूप है कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। तो ये हिंदी और उर्दू का विवाद जो है ये पॉलिटिकल विवाद है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत 18वीं सेंचुरी में एक ही भाषा को लिपि के स्तर पर फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता में दो भाषा बना दिया। लेकिन गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज था वो हिंदुस्तानी था और वो ये चाहते थे कि वो जनभाषा जो सड़कों पर चलती है, गलियों में घूमती है, जो माँ के होठों से चिल्लाती है, जो बच्चों के होठों से मुस्कुराती है, वो जनभाषा दोनों लिपियों में लिखी जाए और वही भाषा हमारे देश की भाषा हो और वही भाषा आपस में मिलजुल कर हिंदुस्तान की बड़ी भाषा बन सकती है।
गांधी जी तो हिंदुस्तानी भाषा में एक डिक्शनरी भी तैयार कर रहे थे और वो मुकम्मल नहीं हो पाई। मैं आखिर में क्या है, किसी किताब में मैंने एक पारसी शेर पढ़ा था, वही आपको कहूंगा कि गलत गुफ्तम खता करदम बहा करदन दानस्तम बराए यक नजर दिलबर बेबख्शम हर दो अलमारा, यानी मुझ आलमरा, मतलब मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा। क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindygm.com। हिंदी युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।